नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इकोटोन को लेकर चलने वाला है और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल में इकोटोन होता क्या है और यह किस तरीके से अदर इकोसिस्टम से डिफरेंट होता है और उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी रिक्वेस्ट जो हमेशा रहती है हर लेक्चर में, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना लाइक करें, क्योंकि यही एक आपसे फीस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा यानी कि शुरुआती बिंदु जो है हमारा इकोटोन है। एक्चुअल में इकोटोन क्या होता है? इकोटोन जो है यानी कि जोन ऑफ जंक्शन होता है। जैसे आप क्या करते हैं, आप लोग सुना होगा कि रेलवे जंक्शन, जंक्शन का मतलब ये होता है जहां से 2 या 3 लाइनें निकलती हों, यानी कि विभिन्न डायरेक्शन में। मतलब जैसे सपोज करो, एक यानी कि मान लो आप चार बाग में है, लखनऊ लखनऊ में क्या चार बाग में एक डायरेक्ट रूट गया है आपको गोरखपुर साइड में, एक रूट गया फैजाबाद साइड में, एक रूट गया है सीतापुर साइड में, और एक रूट गया है आपका क्या बोलते हैं जसवंत नगर इटावा साइड में। मतलब एक जंक्शन हो गया, रोड ऑफ द जंक्शन। सिंपली इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जंक्शन का जो काम करता है इकोटोन, उसी को जो जंक्शन का काम करे उसी को इकोटोन बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जंक्शन का जो काम कर रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और ये जो है मेरीन इकोसिस्टम है या एक्वाटिक इकोसिस्टम है, इसके बीच का जो यानी कि जहां पर ये बीच का जो टाइप का इकोसिस्टम है, इसे हम बोलेंगे इकोटोन। क्योंकि यहां पर जो स्पीसीज है वो लगभग यहां पर भी पाई जा रही है और कुछ यहां पर जो स्पीसीज है वो कुछ यहां पर भी पाई जा रही है। मतलब यहां पर जो स्पीसीज है कुल मिला के यहाँ की और यहाँ की, मतलब टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम, मतलब लैंड इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम, दोनों प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर पाई जा रही हैं। अगर आप पार्टिकुलरली बात करें कछुए की, तो कछुआ क्या है, वो जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, मतलब उसमें दोनों गुण हैं। इसी तरीके से मेंढक की बात करें तो मेंढक क्या है, पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। लेकिन अगर बात करें मछली की, तो क्या मछली यहाँ पाई जाएगी? नहीं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर टाइगर की, तो टाइगर क्या पानी में पाया जाएगा? नहीं। अगर यहाँ पर बात करें घड़ियाल, मतलब हमारा जो क्रोकोडाइल है, वो क्या पानी में पाया जाएगा? यस, पानी में भी पाया जाएगा और यहाँ पर स्थल पर भी पाया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर दोनों फीचर्स हैं। तो दोनों फीचर्स का मतलब जो दोनों चीजों को कंटेन करके चलता है उसे बोलते हैं इकोटोन। तो मैं सिंपली अगर भाषा में बोलना चाहूं, इकोटोन इज यानी कि जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन द टू आर मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए, यानी कि जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है, एंड यानी कि मैनग्रोव फॉरेस्ट जो रिप्रेजेंट करता है इकोटोन को, किसके बीच में? हमारा मेरीन इकोसिस्टम, ठीक है, मेरीन इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में। अदर भी एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर बात करें ग्रासलैंड की, ग्रासलैंड क्या है, एक यानी कि इकोटोन का काम करेगा किसके बीच में, यानी कि आपका जो फॉरेस्ट है और यानी कि डिजर्ट है उसके बीच में, ठीक है, फॉरेस्ट और डिजर्ट के बीच में काम करेगा इकोटोन का ग्रासलैंड। एस्चुरी जो है समुद्र और यानी कि रिवर के बीच में काम करेगा, यानी कि इकोटोन का। रिवर बैंक जो है वो काम करेगा यानी कि रिवर और यानी कि लैंड के बीच में इकोटोन का। ये बात मेरी समझ में आ गई होगी, जो मैं समझाना चाह रहा था एक एग्जांपल से मैंने समझाया। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं, बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोटोन, यानी कि एक्चुअल में क्या क्या लक्षण होते हैं हमारे इकोटोन के। तो अगर देखा जाए, जो यानी कि गुण होते हैं क्या, अगर देखा जाए तो हमारा करेक्ट यानी कि जो इकोटोन है वो छोटा भी हो सकता है, एक बहुत बहुत छोटा हो सकता है और बड़े स्तर पर भी हो सकता है, ठीक है। जो कंडीशन होती है, यानी कि अगर देखा जाए, इट हैज अ कंडीशन इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी यानी कि कंडीशन देखने को मिलती है जो उसकी एडजेसेंट इकोसिस्टम होता है। मतलब जैसे मैंने अभी बताया, ये पानी का इकोसिस्टम और यानी कि लैंड इकोसिस्टम, उसके जस्ट बीच में जो इकोटोन था, उसके अंदर किस किस के गुण मिल रहे थे, यानी कि लैंड सिस्टम की स्पीसीज भी मिल रही थी और एक्वाटिक सिस्टम की स्पीसीज मिल रही थी, मतलब दोनों ही गुण देखने को मिल रहे थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसे जोन ऑफ टेंशन बोला जा सकता है, यानी कि इकोटोन को क्या बोला जा सकता है, जोन ऑफ टेंशन। मतलब दोनों प्रकार के यानी कि इंटरमीडिएट उसके अंदर यानी कि एडजेसेंट इकोसिस्टम के कंडीशंस देखने को मिल रही थी, ठीक है। It is a linear shows the progressive in increase and species composition of one in coming to community and simultaneously decrease in species of other outgoing adjoining community। मैं पिछले वाले एग्जांपल पे आता हूं और यहां से बताता हूं। देखिए, आप यहाँ पर ये देखिए कि ये जो एक जो यानी कि लैंड सिस्टम है, इसमें आते आते क्या हो रहा है, स्पीसीज जो है यानी कि जोन में आते आते कम हो रही हैं। लेकिन अगर हम जब इधर से आ रहे हैं लैंड इकोसिस्टम से,
वाटर इकोसिस्टम की तरफ, तो हम किसके तरफ बढ़ रहे हैं? वाटर इकोसिस्टम की तरफ। तो मतलब लैंड इकोसिस्टम की जो स्पीसीज है धीरे धीरे कम होती जाएंगी और यानी कि एक्वाटिक इकोसिस्टम की जो स्पीसीज है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी। तो यही यहां पर ये इस टेक्स्ट के द्वारा बताना चाह रहा है। वो कह रहा है इट इज लीनियर as it shows the progressive increase in species of composition of one coming community। जैसे हम कमिंग कम्युनिटी, अब कमिंग कम्युनिटी यहाँ पर क्या है, हम लोग लैंड से किधर जा रहे थे? वाटर की तरफ जा रहे थे। तो कमिंग कम्युनिटी में क्या होगा? साइमल्टेनियसली उसके अंदर इंक्रीज दिखाई पड़ेगा, यानी कि जो उसकी स्पीसीज है, और डिक्रीज किसके अंदर दिखाई पड़ेगा? साइमल्टेनियसली जो यानी कि जिसके तरफ से हम जा रहे थे। ठीक है, तो ये लक्षण एक देखने को मिलता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? अ वेल डेवलप्ड इकोटोन कंटेन्स सम organs which are entirely different from that one of the adjoining communities। कुछ ऐसे यानी कि मैं अगर बोलना चाहूं, कुछ ऐसे भी यानी कि स्पीसीज होती हैं जो यानी कि एडजॉइनिंग कम्युनिटी से डिफरेंट होती हैं, जो इकोटोन में पाई जाती हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जो घड़ियाल है, घड़ियाल, तो क्या आपको मेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको क्या बहुत यानी कि गहरे पानी में देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, बहुत रेयर होती है। लेकिन वो क्या होता है? किनारे पर या मतलब इकोटोन जोन में वो पाया जाता है। सिंपल। ये कुछ एग्जांपल होते हैं कि मतलब कुछ ऐसी स्पीसीज जो एडजॉइनिंग कम्युनिटी में, एडजॉइनिंग जो इकोसिस्टम उसमें ना पाए जाए, बल्कि इकोटोन में पाए जाएंगे। ये कुछ डिफरेंट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है, समटाइम द नंबर ऑफ द स्पीसीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द सम स्पीसीज इज मच ग्रेटर in this zone then either community दिस इज कॉल्ड द एज इफेक्ट। कहने का मतलब यहाँ पर यह कि समटाइम क्या होता है, हमारा जो यानी कि मैं अभी इकोटोन जोन बता रहा था, यानी कि जोन ऑफ जंक्शन बता रहा था, उसमें क्या होता है? बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलती है एज कंपेयर टू द एडजॉइनिंग यानी कि कम्युनिटी जो होती है। तो इस प्रकार के जो स्पीसीज होती है उसे बोलते हैं एज स्पीसीज, और इस प्रकार का जो प्रभाव देखने को मिलता है उसे बोलते हैं एज इफेक्ट। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म विच अकर प्राइमरली मोस्ट अबुंडेंटली, मतलब ज्यादा मात्रा में, जो जोन यानी कि जिस जोन में पाया जाता है वो जोन होती है हमारी इकोटोन जोन, और जिस जोन के अंदर ये सब चीज पाई जा रही है, कौन सी स्पीसीज, उसे बोलेंगे एज स्पीसीज, और इस प्रकार के प्रभाव को क्या बोलेंगे? एज इफेक्ट। ठीक है। टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम क्या होता है? टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम एज इफेक्ट इज स्पेशली अप्लीकेबल टू द बर्ड्स। यानी कि टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर देखा जाए तो बहुत सारी ज्यादा मात्रा में हमें क्या देखने को मिलता है? ज्यादा मात्रा में हमें वहां पर पक्षी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, डेंसिटी ऑफ द बर्ड्स इज ग्रेटर इन मिक्स्ड हैबिटेट ऑफ द इकोटोन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द डिजर्ट। आप देखिए, मैं आपको सिंपल तरीके में बात बताऊं, आपको जो पक्षी है वो ज्यादा यानी कि आपको डिजर्ट में नहीं देखने को मिलेंगे, ना ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ी जंगल में देखने को मिलेंगे। उन दोनों का जो कंबाइनिंग पॉइंट होगा जहां पर वहां पर पक्षी आपको देखने को, क्योंकि वहां पर उनको यानी कि तिरतिराना, अच्छा यानी कि धूप भी लेना है और मजे लेने जिंदगी के, तो वो ऐसे चीज में रहेंगे। सिंपल, अगर जैसे मैं यहाँ पर कुछ चीज ड्रॉ करूं, मान लो सपोज करो ये डिजर्ट है और यहाँ पर हल्का सा फॉरेस्ट है, उसके बाद देखा जाए ये हल्का हल्का फॉरेस्ट है, उसके बाद आगे जाकर यानी कि बड़ा फॉरेस्ट पड़ता है। तो अधिकतर जो बर्ड स्पीसीज है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि उनको धूप लेने के इधर भी जाना है और खाने के लिए थोड़ा इधर भी जाना है। तो इस पर्टिकुलरली जोन में जो पाए जाने से बोलेंगे कौन सा? जोन ऑफ जंक्शन, इसको इकोटोन बोलेंगे। और स्पेशली अगर देखा जाए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बर्ड पाए जाएंगे, तो इस प्रकार के इफेक्ट को एज इफेक्ट बोलते हैं, इस प्रकार की स्पीसीज को एज स्पीसीज बोलते हैं। और इस जो मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पीसीज पाई जा रही है, कहां पाई जा रही है? जोन ऑफ जंक्शन या इकोटोन में पाई जा रही है। अब एक बात आता है इस निस क्या होता है? निस को मैं डिफाइन करना चाहूंगा कि ये क्या होता है। निस इज ए यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ अ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। कहने का मतलब यहाँ पर यह कि निस जो है एक यानी कि एक प्रकार का फंक्शनल रोल है, यानी कि कितनी वो फंक्शन कर रहा है। फंक्शन मतलब यानी कि फलन, कोई यानी कि अपनी एक एक्टिविटी दिखा रहा है। ठीक है, तो अनिस एक यूनिक फंक्शनल रोल है और ए प्लेस ऑफ अ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में किसी स्पीसी का एक फंक्शनल रोल, यूनिक फंक्शनल रोल और यूनिक प्लेस रहने का, वो उसका क्या कहलाता है? निस कहलाता है। ठीक है, इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल, यानी कि ये अगर देखा जाए, इसको डिस्क्राइब किया जाए तो सभी यानी कि बायोलॉजिकल जो स्पीसीज उनका यानी कि क्या अलग अलग प्रकार का निस होता है। जैसे ये किस प्रकार का होता है? देखिए, कह रहा है कि इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड द केमिकल factors that a species need to survive, stay healthy and reproduce। यानी कि किसी स्पीसीज को बायोलॉजिकली, केमिकली एंड फिजिकली तरीके से जो यानी कि रहने के यानी कि उसको सरवाइव करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए जिन
प्लेस की और जिस यूनिक फंक्शन करने की जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं, निस कहते हैं। और इस प्रकार के क्राइटेरिया को यानी कि उसका प्लेस बोलते हैं जहां पर उसे रहने की जरूरत है। और निस इज ए यूनिक फॉर एवरी स्पीसीज, मतलब दो स्पीसीज का एक प्रकार का निस नहीं हो सकता, हर एक स्पीसीज का अलग यानी कि एक निश होगा, मतलब उसका यूनिक फंक्शन यानी फंक्शन करने का, उसका एक्टिविटी करने का यानी क्राइटेरिया जो होगा थोड़ा अलग होगा, उसको अलग बनाएगा। तो इसीलिए क्या रखा है, नो टू स्पीसीज हैव द एग्जैक्ट आइडेंटिकल निश, मतलब दो स्पीसीज का कोई भी दो स्पीसीज का आइडेंटिकल निश नहीं होगा। निश प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म if we have to conserve species in its native habitat, we should have knowledge about the niche requirement for the species and should ensure that all the requirements of the niche are fulfilled। कहने का मतलब यहाँ पर हम किसी भी स्पीसीज या किसी भी ऑर्गेनिज्म को बचाना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं, तो उसको बचाने के लिए उसकी निश को हमें जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार उस स्पीसीज की रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाहती है, कैसे रहना चाहती है, किस जगह रहना चाहती है। ये सभी चीजें हम फुलफिल कर पाएंगे तो हम उस पर्टिकुलरली स्पीसीज को बचा पाएंगे, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म को बचा पाएंगे। ठीक है, अब बात आती है टाइप ऑफ निश, यानी कि निश का कितना प्रकार होता है। देखिए, हैबिटेट निश क्या होती है कि आखिरकार वो यानी कि स्पीसीज रहती कहाँ है। ठीक है, फूड निश क्या होता है, मतलब वो आखिरकार खाती क्या है, डिकम्पोज क्या करती है। ठीक है, और व्हाट स्पीसीज इट कंपीट विद, यानी कि किस किस स्पीसीज से वो कंपीट करती है, मतलब कंपटीशन उसके बीच में, मतलब उसको कंपटीशन करके भी चलना है, सिंपल। ठीक है, मतलब कंपटीशन हमारी लाइफ में नहीं हर जगह है। रिप्रोडक्टिवनेस क्या होती है, हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूस, मतलब कब और कैसे वो रिप्रोड्यूस करेगी चीजों को। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कि फिजिकल एंड केमिकल निश क्या होती है, तो टेम्परेचर उसका देखा जाएगा कितने रहने योग्य है। ठीक है, लैंड शेप एंड लैंड स्लोप, यानी कि किस प्रकार की भूमि पर और किस ढाल टाइप की यानी कि भूमि पर रहना पसंद करती हो, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, एंड अदर रिक्वायरमेंट उसकी जो है, जो उसके निश के अकॉर्डिंग होती है, वो सभी आपको मालूम हो तभी ये आप उसे बचा पाएंगे। ये सभी प्रकार थे हमारी निश के। अब बात करेंगे बायोम। बायोम को मैं आगे बढ़कर पढ़ाऊंगा कि एक्चुअल में क्या है, कि बायोम किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया, लेकिन कुछ इमेजेस को आप देख लीजिए जिस मतलब उस डेफिनेशन को पढ़ाने के लिए ये क्लियर कट डिवीजन आपके अंदर हो जाएगा कि एक्चुअल में मैं बताना क्या चाहता हूँ। तो अगर मेरे मित्रों में बताना चाहूं, बायोम को मैंने क्या किया, एक मैंने यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर लिया है और एक को मैंने यानी कि 2D फिगर या सॉरी 2 डायमेंशनल फिगर लिया है, मतलब हाइट एंड वाइड में यानी कि लिया है, कितना लंबा कितना चौड़ा है। इसमें मैंने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को भी लिया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इक्वेटर के पास में क्या होगा, ग्रासलैंड होगा। और इसमें एक चीज मैं बता दूं, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर जो होगा डिक्रीज होगा, मतलब ऊपर से जब नीचे आएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सिंपल। तो इक्वेटर के पास में आपको देखने को मिलता है कि ग्रासलैंड भी होता है और डिजर्ट टाइप का भी देखने को मिलता है, और कुछ फॉरेस्ट मिलते हैं जिनको हम लोग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं, और इस प्रकार के रीजन को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन होता है। ठीक है, जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हैं, मैं आपको अर्थ में शायद क्लास 6 की एनसीईआरटी में मैंने कवर किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देखें जाकर, कि अगर मान लो सपोज करो ये अर्थ है, ये इसका इक्वेटर है, और यहां से यहां तक अगर जाए तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो यहाँ पर 23.5, ठीक है 23.5 या 23.5 डिग्री यहाँ पर हो गया, इधर ही 23.5 डिग्री यहाँ हो गया, ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये आपका हो गया साउथ डायरेक्शन में। तो इसी तरीके से अगर यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेट यानी कि टेम्परेचर के पास या इक्वेटर के पास, जैसे ही हम लोग इस रीजन की बात करेंगे, खाली इस रीजन की, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ट्रॉपिकल। जैसे इसके ऊपर बढ़ेंगे टेम्परेट आएगा यानी कि 66 तक, उसके ऊपर जब बढ़ेंगे सब ट्रॉपिकल आएगा, उसके ऊपर बढ़ेंगे हम लोग तो एक पोलर रीजन आएगा जिसको हम लोग या आर्कटिक रीजन या टुंड्रा रीजन के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अंदर यानी कि फॉरेस्ट कैसे डिवाइड है, ग्रासलैंड कैसे डिवाइड है, और डिजर्ट किस तरीके से है, तो उसको समझेंगे थोड़ा। जैसे मैंने इस रीजन को समझा दिया है। अब बात आ रही है इसको टेम्परेट रीजन को, यानी कि यहाँ पर हमारे जो फॉरेस्ट होंगे, यहाँ देखिए जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है थोड़ा घना फॉरेस्ट होता है, लेकिन जब टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करेंगे तो उसकी सघनता थोड़ी कम हो जाती है, और ग्रासलैंड जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है।
ग्रासलैंड बढ़ जाता है, डिजर्ट बढ़ जाता है, ठीक है। डिजर्ट, सॉरी, डिजर्ट यानी कि थोड़ा बहुत यानी कि उसमें फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, हमारे फॉरेस्ट का क्राइटेरिया थोड़ा बदल जाता है। वहां पर जो जो ट्रीज यहाँ पर यानी सर्वाइव कर रहे थे, वो यहाँ पर नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। यहाँ पर कॉनिफेरस यानी कि ट्रीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट जो होता है कैनोपी, यानी कि उनकी जो ऊपर की कैनोपी होती है कुछ यानी कि एक्समस ट्री टाइप की होती है, ठीक है। यहाँ पर हमें ज्यादा यानी कि डिजर्ट देखने को नहीं मिलता है। जैसे ऊपर बढ़ते हैं, बहुत ही कम टाइम में हमें कोई वेजिटेशन देखने को मिलता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यानी कि हमें यहाँ पर आइस देखने को मिलती है। पूरा एरिया जो होता है आइस से कवर्ड होता है। यहाँ पर हमें कुछ लाइकेंस वगैरह या ब्रेसेस बहुत ही यानी कि संख्या में देखने को मिलते हैं। अदर स्पीसीज यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। यहाँ पर मैं जो बताना चाह रहा था, ये सभी चीजें मैंने क्यों बताई, अब इस चीजों को मैं यहाँ बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर वार्म डिजर्ट देखना, मतलब यहाँ पर जो डिजर्ट है वो हमें कैसा दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर डिजर्ट जो हमें दिखाई पड़ेगा वो बहुत ही गर्म टाइप का डिजर्ट दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर जो मैं बता रहा था डिजर्ट जो होगा थोड़ा कोल्ड टाइप का डिजर्ट होगा। ऊपर जाएगी और भी कोल्ड, ये सारे डिजर्ट है लेकिन कोल्ड डिजर्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर हमारी सवाना ग्रासलैंड, अभी मैं आगे सवाना को भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी यहाँ पर इस रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। फिर जैसे ऊपर बढ़ते हैं यानी कि कोल्ड डिजर्ट मिलता है, ठीक है। पेरीज मिलता है, पेरी जो यानी कि नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका, हाँ नॉर्थ अमेरिका में है जहां तक मुझे, हाँ। उसके बाद टेम्परेट एंड डिसिडियस फॉरेस्ट एंड द बोरियल फॉरेस्ट, उसके बाद टुंड्रा एंड पोलर रीजन। ये सभी चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं। यहाँ पर ड्राई टू वेट की तरफ, यानी कि आप ड्राई से वेट की तरफ बढ़े हैं इस डायरेक्शन में, और वार्म टू कोल्ड ऊपर की डायरेक्शन में बढ़े हैं, ठीक है। बायोम जो है उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है किसके अकॉर्डिंग, यानी कि टेम्परेचर एंड द प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग। अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। तो the terrestrial parts of the biosphere is divisible into enormous region called biomes। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अभी मैंने देखिए, बायोम जो होता है एक टेरेस्ट्रियल पार्ट का, यानी कि क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल पार्ट जो बायोस्फीयर का होता है उसको यानी कि डिवाइड किया गया है अलग अलग रीजन में। उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोम बोलते हैं। इसी तरीके से एक्वाटिक जोन में भी उसे डिवाइड किया गया है, उसको भी हम समझेंगे। लेकिन टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड सिस्टम में, तो टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर जिसको डिवाइड किया गया इनटू इनॉर्मस, मतलब भिन्न भिन्न भागों में यानी कि रीजन में डिवाइड किया गया, जिसको हम लोग बायोम के नाम से जानते हैं। विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाइमेट वेजिटेशन, यानी कि जिसको कैरेक्टराइज किया गया अलग, यानी कि अलग अलग, यानी कि उसका कैरेक्टराइज मतलब उसका व्याख्या की गई है अलग अलग शब्दों में, यानी कि अलग अलग क्या बोलूं मैं, विश्लेषण किया गया है उसका अलग अलग यानी कि घटकों को लेकर। जैसे मैं बोलूं, क्लाइमेट हो गया आपका, वेजिटेशन वहां पर किस प्रकार की है, वहां पर एनिमल किस टाइप के रहते हैं, उनकी लाइफ कैसी है, और जनरल सॉइल यानी कि रहने योग्य, यानी कि या वहां पर खेती करने योग्य, या वहां पर वेजिटेशन के लिए कैसी सॉइल है, किस प्रकार का है। तो ये सभी चीजें हैं, उनको मैं बताऊंगा। नो टू बायोम्स आर अलाइक, यानी कि दो बायोम अगर लिया जाए तो वो एक जैसे देखने को नहीं मिल सकते, ये बात सच है, ठीक है। क्लाइमेट डिटरमाइंस बाउंड्रीज ऑफ ए बायोम्स, यानी कि जो क्लाइमेट है वो उस बायोम की बाउंड्री एंड अबुंडेंस ऑफ द प्लांट एंड एलिमेंट फाउंड इन ईच देम। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो क्लाइमेट है वो डिटरमाइन करती है कि द बाउंड्रीज ऑफ अ बायोम, यानी कि यानी कि जो क्लाइमेट है, आखिरकार वहां की क्लाइमेट गर्म है या ठंडी है, उसकी बाउंड्रीज को बताती है कि वो कहां तक यानी एग्जिस्ट करेगा, कहां तक रहेगा, ठीक है। एंड उसमें किस प्रकार के एनिमल रहेंगे, किस प्रकार के प्लांट्स रहेंगे, किस प्रकार के उसके अंदर स्पीसीज पाई जाएंगी, ये सभी उसके अंदर, यानी कि क्लाइमेट बहुत बड़ा एक फैक्टर है, ठीक है। ये बात समझ गए। उसके बाद आती है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर आर टेम्परेचर। इसमें यानी कि बहुत, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसमें मैं अगर बताऊं मोस्ट इंपोर्टेंट अगर देखा जाए फैक्टर को, यानी कि जो यानी कि हमारे बायोम को यानी कि डिवाइड, यानी कि बायोम यानी कि मतलब बायोस्फीयर का एक जो पार्ट है उसको बहुत सारे भागों में डिवाइड कौन करके चलता है, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं बायोम किस टाइप का यहाँ पर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब टेम्परेचर और यानी कि वहां के रीजन को हम लोग डिवाइड करके चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने बात करी है टुंड्रा, ये कौन सा रीजन है, यानी कि बायोम को यानी कि अलग अलग डिफाइन, यानी कि टेम्परेचर और यानी कि प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड किया। तो यहाँ पर बहुत सारे बायोम्स हैं, जैसे हमारा पहला बायोम है दे रखा है टुंड्रा, उसके बाद टाइगा, उसके बाद टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसी तरीके से नीचे श्रृंखला में दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर मैं बात करूं सिंपली तरीके से, तो रीजन कौन सा है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो ये जो यानी कि टुंड्रा का रीजन है, हमें यानी कि
नॉर्दर्न एंड द साउथ मोस्ट, यानी कि सबसे एट द लास्ट पोल के पास, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ द एडजॉइनिंग आइस बाउंड, यानी कि आइस बाउंड पोल्स, यानी कि यहाँ पर हमें जो ध्रुव होते हैं वो यानी कि आइस से भरे हुए दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। डिवॉइड ट्रीज एक्सेप्ट, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, डिवॉइड ऑफ द ट्रीज एक्सेप्ट, यानी कि ट्रीज बहुत कम मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। स्टंट श्रब्स, यानी कि छोटी छोटी यानी कि घास टाइप का श्रब्स दिखाई पड़ते हैं। इन द सदर्न पार्ट ऑफ द टुंड्रा, यानी कि सदर्न पार्ट ऑफ द टुंड्रा बायोम्स ग्राउंड फ्लोरा एंड इंक्लूड द लाइकेंस, यहाँ पर लाइकेन देखने को मिलती है, मॉसेस एंड द सेजेस देखने को मिलती हैं। और एनिमल में अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे हमारा यानी कि आर्टिक फॉक्स देखने को मिलता है, पोलर बियर देखने को मिलता है, इस स्नोई ऑल देखने को मिलता है, और लिमिंग देखने को मिलता है, आर्टिक हेयर देखने को मिलता है, ठीक है। और टार्मिगियन एंड रेप्टाइल्स, यानी कि सांप टाइप के, यानी कि जो रेंगने वाली चीजें हैं, रेप्टाइल्स वो कुछ देखने को मिलती हैं यहाँ पर। एंड द एम्फीबियंस एंड ऑलमोस्ट, ये यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूं सिंपल तरीके से, रेप्टाइल्स एंड द एम्फीबियंस वो यानी कि यहाँ पर एब्सेंट है, मतलब यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। मैंने कुछ जल्दी में पढ़कर साइड स्लाइड को बता दिया, गलत था थोड़ा, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस एब्सोल्युटली एब्सेंट है, मतलब यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए क्लाइमेट यानी कि सुटेबल नहीं होगी, तो यहाँ पर वो नहीं बन पाए। टैगा की बात करें तो ये कहां पर पाया जाता है, जो नॉर्दर्न यूरोप है एंड नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, मॉडरेट टेम्परेचर एंड देन टुंड्रा आर आल्सो नोन एज द बोरियल फॉरेस्ट। यहाँ पर यानी कि बोरियल फॉरेस्ट के कारण यानी कि टुंड्रा यानी कि टैगा को जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे टैगा की बात कर रहे थे, ये कहां पर मिलता है, नॉर्दर्न यूरोप में, एशिया में, और जैसे नॉर्थ पार्ट ऑफ द यूरोप एंड एशिया, जो यानी कि एशिया में अगर बात करें तो हमारा रशिया का पार्ट हो गया, और यूरोप में बात करें तो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज जो यानी नॉर्थ साइड में पड़ती हैं वो, और नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हो गया। ये सारी मॉडरेट, यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है बहुत, यानी कि देखा जाए तो हम कम कम नहीं कह सकते, यानी यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर मतलब बिल्कुल ना के बराबर टेम्परेचर रहने वाला, 5 डिग्री 6 डिग्री इस टाइप का टेम्परेचर, ठीक है। तो इस टाइप का टेम्परेचर देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये लगभग यानी कि जो यानी कि टेम्परेचर अगर देखा जाए टुंड्रा से यहाँ पर कम होता है, ठीक है, टुंड्रा से यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, और इसको यानी कि बोरियल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर अगर डोमिनेंट वेजिटेशन में अगर देखा जाए, जो कॉनिफेरस एंड एवरग्रीन मोस्टली स्प्राउट्स विद द सम पाइन एंड फर्स। द फोना कंसिस्ट ऑफ द बर्ड्स, जिसमें हॉक है आपका, यानी कि फॉरबियरिंग एंड कॉर्निवोर्स में अगर देखा जाए तो लिटिल मिंक है, और एल्क है, पूमा है, एंड द साइबेरियन टाइगर देखने को मिलता है, और वोल्वराइन वॉल्व्स देखने को मिलता है, वोल्वराइन एंड वॉल्व्स। तो यहाँ पर मैं सिंपल तरीके में बोलूं, यानी कि एवरग्रीन एंड यानी कि कॉनिफोरस ट्रीज देखने को, एवरग्रीन कॉनिफोरस एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें थी जिनको मैंने आपको बताया। अब बात आती है आपकी है, देखिए ये चीज आप खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको डिस्प्लेन कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यार आप लोग ज्यादा समय बर्बाद ना करें। अब यहाँ पर बात आती है कि टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट क्या है। तो एक्सटेंड इन द सेंट्रल एंड द सदर्न यूरोप, ईस्टर्न एंड द नॉर्थ। मैं सिंपल तरीके से अगर बोलूं, आप लोग खुद चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप की बैटरी थोड़ी कम है, मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि आप लोग इसे खुद कवर कर लेना, कुछ ज्यादा नहीं है। सवाना क्या है, कहाँ पड़ता है, लोकेशन में दिखा दूंगा। अगला जो है ये यहाँ पर, इसीलिए मैंने इस मैप को लेकर आया हूँ, और इसको इन चीजों को मैं नोट्स में जरूर दूंगा, क्योंकि कौन कौन सी चीज कहाँ पड़ रही है। अभी जो टुंड्रा की हम लोग बात कर रहे थे, लगभग टुंड्रा हमारा ये पड़ता है, ये पोर्शन टुंड्रा का है। उसके जस्ट बाद जो हमारा अभी यानी कि टैगा की बात हो रही थी वो यहाँ था। उसके जस्ट बाद जो आएगा डेसिडियस फॉरेस्ट, जो था अभी मैंने बात करी थी यहाँ पर, हाँ, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट, वो यहाँ पर मिलता है। उसके जस्ट बाद जो बात कर रहे थे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पर मिलेगा लगभग, ठीक है। तो इस तरीके से ये इमेज वाइज सबको बताया गया है, आप इनको जरूर एक बार अपने द्वारा देखिएगा, इन नोट्स में मैं जरूर दूंगा, और उससे आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात ये, अभी हमने यानी कि टेरेस्ट्रियल यानी कि टेरेस्ट्रियल में यानी कि हम लोग बात कर रहे थे किसकी, एक मिनट, हाँ, बायोम्स के बारे में बात कर रहे थे, मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ चीजों को। बायोम्स की बात कर रहे थे। अब एक्वाटिक जोन में भी हम लोग बात करेंगे। तो एक्वाटिक जोन में अगर देखा जाए तो एक्वाटिक सिस्टम आर नॉट क्लासिफाइड बायो, आर नॉट कॉल्ड बायोम्स, यानी कि एक्वाटिक जो जोन्स हैं या एक्वाटिक सिस्टम है उसको यानी कि बायोम्स नहीं बोला जाता। हाउएवर दे आर डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट लाइफ जोन, यानी कि इनको लाइफ जोन के अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड किया गया है विद द रीजंस ऑफ द रिलेटिवली डिस्टिंक्ट प्लांट एंड द एनिमल लाइफ।
The major differences between the various aquatic zones are due to the salinity levels of the dissolved nutrients, water, temperature, डेप्थ ऑफ द सनलाइट पेनिट्रेशन। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो एक्वाटिक सिस्टम है उसको यानी कि बायोम की तरह यानी कि क्लासिफाइड नहीं किया गया है, ठीक है। और ये इनको अगर देखा जाए बहुत सारी डिस्टिंक्ट जोन में यानी कि डिवाइड किया गया है, ठीक है। और रीजन जो है रिलेटिवली इसमें देखा जाए तो डिस्टिंक्ट प्लांट एंड द एनिमल टाइप से यानी कि उनको अलग अलग रीजन में डिवाइड किया गया है कि किस टाइप का एनिमल किस टाइप का वहां पर वेजिटेशन पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं मेजर डिफरेंसेस जो देखने को मिलते हैं बिटवीन द यानी कि वेरियस एक्वाटिक जोन्स ड्यू टू द यानी कि उनकी सैलिनिटी, उसकी यानी कि सलाइन यानी कि उसका यानी कि खारापन कितना है, एंड लेवल ऑफ द डिसोल्व न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स डिसोल्व है, वाटर टेम्परेचर कितना है, डेप्थ ऑफ द सनलाइट, उसके अंदर कितनी डेप्थ तक सनलाइट जाती है, इन सभी को यानी कि डिवाइड किया गया है। पहला जो उसका पार्ट है वो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है उसको क्लासिफाइड किया गया एज ए लोटिक। लोटिक का मतलब होता है जो मूविंग वाटर है, जैसे नदी का पानी हो गया वो मूविंग वाटर है, और लेंटिक का वाटर हो गया यानी कि जो जिससे यानी कि आप पाउंड का वाटर समझे, एक जगह रुका हुआ वाटर है, ठीक है। ये इंक्लूड करके चलता है फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग्स, रेवुलेट्स, क्रीक्स, ब्रूक्स एंड रिवर लेंटिक वाटर। व्हाट इज इंक्लूड द यानी कि पॉन्ड्स बात कर रहे थे, यहाँ पर मैं जो बताया था पहले वही बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए ये वाटर यानी कि वाटर को जो है पॉन्ड्स में और रिवर्स को दोनों को इंक्लूड करके चल रहा है। सिंपल तरीके से अगर बोलना चाहे तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो होता है उसमें सैलिनिटी का जो लेवल होता है 0.5% से कम होता है, मतलब पांच पांच पार्ट पर पार्ट 5 पार्ट पर 1000 पीपीटी 5 पीपीटी तक यानी कि इसमें डिसोल्व यानी कि सैलिनिटी का लेवल दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर बात करें मेरीन इकोसिस्टम में, मेरीन इकोसिस्टम में ये देखने को मिलता है नियरली यानी कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि 3/4 मतलब 3 गुना, ठीक है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय द ओशियन, ओशियन विद द एवरेज, जिसमें यानी कि देखने को मिलता है कि लगभग सिंपल तरीके से अगर देखा जाए नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ यानी कि 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड, किससे कवर्ड है वो, ओशियन। एंड एवरेज डेप्थ उसकी देखने को मिलती है कितनी गहराई तक, 3750 मीटर तक, विद द सैलिनिटी उसमें यानी कि कितनी देखने को मिलती है 35 पीपीटी। मतलब इसका ये हुआ कि 3.5% यानी कि सैलिनिटी देखने को मिलती है, मतलब इसमें 35 पार्ट पर 1000 में डिसोल्व होता है, और 90% ऑफ द सोडियम क्लोराइड इसके अंदर देखने को मिलता है। एस्टुरीज क्या होती है उसको मैं बताना चाहूंगा। एस्टुरीज ये होती है कोस्टल यानी कि बेस, रिवर माउथ्स एंड टाइडल मार्सेस फॉर्म द एस्टुरीज। कहने का मतलब यहाँ पर जो कोस्टल बेस होती हैं, घाटियां, ठीक है, कोस्टल जो घाट यानी कि किनारे होते हैं ना, मतलब समुद्र के किनारे, एंड रिवर का जो माउथ होता है, जब यानी कि रिवर आती है तो बहुत स्लो हो जाती है और आकर क्या होती है समुद्र में गिरती है, तो वहां पर जो पानी जो मिलना एक दूसरे यानी कि समुद्र का पानी और यानी नदी का पानी जब मिलता है तो उसको बोलते हैं एस्टुरी, यानी कि जहां पर अपना यानी कि लाए हुए पानी द्वारा वो कोई डिपॉजिट ना करे लेकिन वहां पर पानी मिले, उस मिले हुए पानी को बोलेंगे एस्टुरी। और इन एस्टुरी फ्रेश वाटर फ्रॉम द रिवर मीट द ओशियन वाटर एंड टू आर मिक्स्ड बाय द एक्शन ऑफ द टाइड। यानी कि जब टाइड आता है, टाइड मतलब ज्वार भाटा जब आता है तो उसी के एक्शन द्वारा सब मिक्सअप होता है। और एस्टरी आर द हाईली प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्टिव, एस्टरी जो होता है वो हाईली प्रोडक्टिव है एज कंपेरेटिव टू द एडजेसेंट रिवर एंड द सी। यानी कि सी में उतना यानी कि चीजें नहीं पनप पाती, यानी कि उतनी स्पीसीज नहीं हो पाती, ना ही रिवर में उतनी हो पाती। दोनों जब मिलती हैं तो एक नई कंडीशन क्रिएट करती हैं फॉर द लिविंग बींग्स, फॉर द न्यू मिनरल्स, तो वो चीजें वहां पर पनपती हैं। ये सभी प्रोडक्टिविटी उसकी वहां पर हाई होती है। ये दो चीजें यहाँ पर है कोरल, ठीक है, कोरल एंड द मैनग्रूव्स। जो हमारा चौथा चैप्टर है उसमें ये सभी चीजें हम लोग यानी कि वहां पर कवर करके चलेंगे। और कोरल रीफ्स क्या होता है, मैं एक सिंपल तरीके में आपको बोलना चाहूँ तो बता देता हूँ। कोरल रीफ का मतलब ये होता है कि जो यानी कि स्केलेटन होता है मेरिन या एक्वाटिक इकोसिस्टम, स्केलेटन मतलब ढांचा, वो जो होता है यानी कि आकर डिपोजिट हो जाता है एक रॉक के ऊपर या कहीं बैंक ऑफ द रिवर या बैंक ऑफ द सी। तो वहां पर जो यानी कि ये चीजें जब जमा हो जाती हैं तो वो क्या होते धीरे धीरे डिपोजिट होते होते वो एक चट्टान या एक यानी कि लैंड मॉस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं कोरल रीफ्स। मैनग्रूव क्या होता है मैं अभी बताऊं तो यानी कि जैसे आप मैनग्रूव फॉरेस्ट अगर बात करें तो बंगाल में आपको सुंदरवन डेल्टा जो है वहां पर यानी कि जो जिस टाइप का जो फॉरेस्ट है उसे बोलेंगे मैनग्रूव फॉरेस्ट, क्योंकि
वहां पर जो यानी कि आपको बंगाल की खाड़ी और यानी कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, वहां पर जो एक टाइप का फॉरेस्ट होता है, उसके अंदर यानी कि जो फॉरेस्ट पनपा है, फॉरेस्ट कौन सा है, उसमें जड़ें जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं। तो उस टाइप के जो पौधे हैं वहां पर देखने को मिलते हैं। मैनग्रोव्स का मतलब एक दलदली यानी कि जगह पर यानी कि पनपा हुआ वन, एक किस्म से ये समझ लो थोड़ी देर के लिए। अब बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर मैं सिंपल बोलूं, इट्स ए कम्बाइनेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ द three things. First is the atmosphere, second is the hydrosphere, and the fourth first is the atmosphere, second is the hydrosphere, and third is the lithosphere. When we combine these things, it's become a biosphere. मतलब बायोस्फीयर क्या है? एक पार्ट है ऑफ अर्थ का जिसपे लाइफ यानी एग्जिस्ट करती है और रिप्रेजेंट करती है हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटरेक्टिंग जोन। इंटरेक्टिंग जो कंप्राइज करती है एटमॉस्फेयर को, हाइड्रोस्फीयर एंड वाटर को। सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूं, लिथोस्फीयर को सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूं, हमारी बुक में बहुत सिंपल इमेज दी गई थी, लेकिन उसको मैंने लिया नहीं। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है? एटमॉस्फेयर हमारा। इसमें सभी एयर्स हैं, जितनी भी यानी कि वायु है वो सब। ये हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, और ये हमारा लिथोस्फीयर मतलब मिट्टी को कवर करके चल रहा है। ये चीज अगर मान लो हमारे पास पानी है, तो क्या हम जी पाएंगे? नहीं। अगर हमारे पास खाली वायु है, तो क्या जी पाएंगे? नहीं। अगर हमारे पास खाली मिट्टी है और पानी ना मिले, एटमॉस्फेयर ना हो, तो कैसे जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तो एक जीने की एक सिचुएशन बनेगी। तो मतलब ये हुआ, अगर देखा जाए, ये मान लो हाइड्रोस्फीयर है, ये मान लो लिथोस्फीयर है, और ये एटमॉस्फेयर है। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन ये हुआ, इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे, बायोस्फीयर। ठीक है, समझ गए आप? इसी को मैंने इस फिगर में अच्छे से यानी कि डिजाइन किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये भी चीजें मैं आपको नोट्स में दूंगा। नोट्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम पर, कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय संजय सिंह, आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में भी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय संजय सिंह, आपको चीजें मिलेंगी वहां पर, और सारी नोट्स मैं आपको डालूंगा जैसे ही मुझे समय मिलता है। मुझे समय बहुत कम मिलता है, मैं अपडेट करूंगा सारे नोट्स, आप पढ़िएगा। अब बात आती है बायोस्फीयर की। इट इज ए नैरो लेयर अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर देखा जाए तो ये बहुत ही छोटी सी यानी कि पतली सी लेयर है। अगर सिंपल मैं अगर कहूं, अगर हम लोग धरती को एक सेब मान लें, सेब यानी कि सेब खाने वाला सेब, तो उसके ऊपर जो सेब की जो परत हम लोग छीलन से हटाते हैं ना, तो जो पतली सी लेयर है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? एक किस्म से उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर। एक अगर अर्थ को इतना बड़ा मान लिया जाता है, जो ये बायोस्फीयर जो है, जो समुद्र लेवल जो है, समुद्र लेवल में यानी कि समुद्र में अगर देखा जाए तो 200 मीटर नीचे तक, और समुद्र की ऊंचाई से यानी कि समुद्र के ऊपर से 600 मीटर तक यानी कि ये लेयर एग्जिस्ट करती है। इसे बोलते हैं हम लोग बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी कि ज्यादा ऊंचाई पर अगर हम जाएंगे, जैसे साउथ और नॉर्थ पोल में, तो वहां पर ये यानी कि एग्जिस्ट नहीं करता है, वहां पर यानी कि बहुत ही एब्सेंट रहता है। जैसे ही हम बड़े बड़े ऊंचाई या यानी बड़ी गहराई में चले जाएंगे या बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चले जाएंगे, तो वहां पर भी हमें यानी कि जीने के लिए जो कंडीशन है वो सपोर्टेबल नहीं दिखाई पड़ती है। ओकेजनली सोर्स ऑफ द फंजाई, यानी कि बहुत सारे अगर देखा जाए, हम साउथ एंड नॉर्थ पोल में जब जाते हैं बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, तो वहां पर फंजाई वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत कम होता है, नेग्लेक्सिबल होता है, तो इसीलिए उनका मेटाबॉलिज्म ना होने के कारण वो वहां पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। एनर्जी रिक्वायर्स फॉर एवरी लिविंग बीइंग्स, मैं सिंपल बोलूं आपको, जो देखिए किसी भी लिविंग बीइंग के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ विद इन द बायोस्फीयर कम फ्रॉम द सन, यानी कि कहां से आती है? सन से आती है। न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम द, यानी कि अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की आपको जरूरत है, कहां से मिलेगा? वो आपको मिलेगा कहां से? एयर से, वाटर से, सॉइल से, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं। some chemical are recycled are over and over again for the life and recontinue। कहने का मतलब यहां पर यह है कि बहुत सारे केमिकल्स जो हैं उनको रिसाइकिल, बार बार रिसाइकिल हो रहा है। मैंने बताया था रिसाइकिल एक साइकिलिंग सिस्टम मैंने समझाया था। अगर मान लो आप खाते पीते हो, आप 60 साल या मतलब 80 साल बाद मर जाते हो, आपको जमीन में दफना दिया जाता है, वहां पर डिकम्पोज से आपको डिकम्पोज कर देंगे, और जो आपकी एनर्जी होगी, मान लो सपोज में कोई फसल है या पास में कोई यानी कि पेड़ पौधा है, तो सारे न्यूट्रिएंट्स आपको उसको उस पेड़ को ट्रांसफर कर दिएंगे। और फिर पेड़ पे मतलब कोई फल आता है या पत्तियां आती हैं, उसको कोई जानवर खाता है या मतलब फल को कोई आदमी खाता है, वो फिर से उसे खाएगा और मल अपना त्यागेगा जाकर, फिर से वो यानी कि वहां पर कोई पौधा उगेगा और फिर से वो रिसाइकिल होगा। ये पूरा प्रोसीजर क्या होता है? एक रिसाइकलिंग बेस पर यानी कि डिपेंडेंट है।
ओनली अ फ्यू ऑर्गेनिज्म लिव इन पोलर रीजन्स, यानी कि बहुत सारे कम जो ऑर्गेनिज्म हैं जो यानी कि किस पे किस पे यानी कि लाई करते हैं, पोलर रीजन में। बहुत पोलर रीजन में बहुत कम यानी कि हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं, स्पीसीज देखने को मिलती हैं। और while the tropical rainforest have the exceedingly rich diversity, जिसमें यानी कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमें लगभग 50% ऑफ द यानी कि जो एनिमल एंड द प्लांट डाइवर्सिटी यानी कि जो रिच डाइवर्सिटी देखने को मिलती है मैमल्स यानी कि हमारे फ्लोरा एंड फौना की, मतलब जो भी है ये ग्लोबल डाइवर्सिटी है। तो इसको हमने समझा। ये सब चीजें जो मैंने बताने को मैं चाह रहा था वो इस लेक्चर में कवर कर दिया। मेरे लैपटॉप की बैटरी बहुत कम है, इसलिए मैं इस लेक्चर को इतना स्पीड से लिया हूँ। मुझसे कोई गलती हुई मुझे माफ करना। सो ये आपने देख भी लिया होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।